झारखंड के बोकारो शहर से करीब 27 किलोमीटर दूर एक छोटा सा पानी का कुंड है जिसे दलाही कुंड के नाम से जाना जाता है और ये सच में एक मैजिकल कुंड है। अब अगर आप बाहर खड़े होकर इसे केवल देखते रहेंगे तो आपको ये भारत में मौजूद सैकड़ों कुंडों की तरह नॉर्मल ही लगेगा, लेकिन अगर आप इसके सामने खड़े होकर ताली बजाना शुरू करेंगे ना तो असली जादू शुरू होता है। इस कुंड के सामने ताली बजाते ही इस कुंड का पानी रहस्यमयी तरीके से ऊपर उठने लगता है, वो भी बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, जैसे कि उस कुंड का पानी उबलना शुरू हो चुका हो। और सिर्फ यही एक रहस्य हो तो भी कोई बात नहीं है, बट दैट इज नॉट इट। जहाँ बाकी जगहों पर पानी ठंड के मौसम में ठंडा और गर्मी के मौसम में गर्म रहता है ना, यहाँ तक कि कई बार तो ये कुंड गर्मी के मारे वाष्पित होकर सूख भी जाते हैं, वहीं पर ये कुंड इस सिचुएशन में बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्ट करता है। इस कुंड के अंदर भयंकर गर्मी में भी पानी का टेम्परेचर ठंडा पड़ा रहता है और जब सर्दी आती है तो गर्म रहने लगता है। आसपास के लोग तो ये तक कहते हैं कि इस कुंड के पानी में नहाने से रोग तक दूर हो जाते हैं और त्वचा भी जवान बनी रहती है। और ये कुंड इतना यूनिक तरीके से क्यों करता है, इसकी जांच करने के लिए कई बार कुछ सोल रिसर्चर्स यहाँ पर आए भी है, मगर उनमें से कोई भी इसका ठोस और एश्योर्ड जवाब नहीं दे पाया, जिस वजह से इस कुंड को कौन सी चीज मिथिकल बनाती है ये बात आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ इसी तरह अभी कुछ दशकों पहले कैलाश पर्वत के पास एक कुंड में सैकड़ों लोगों के कंकाल मिले थे, जो वहां कैसे पहुंचे किसी को भी नहीं पता चला। अब क्या ये उन्हीं लोगों के कंकाल थे जो भगवान शिव के गण बनकर घूमा करते हैं, या फिर ये उन लोगों की लाशें थी जो भगवान शिव के दर्शन पाने के बाद वहीं पर खत्म हो गए। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और इस मामले की तह तक जाने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है साल 1942 में उत्तराखंड के एक छोटे से टाउन चमोली से, जब नंदा देवी नेशनल पार्क के एक फॉरेस्ट रेंजर हरिकिशन मधवाल राउंड पे निकले थे। तो अपने काम के तहत वो आसपास के इलाकों में घूम रहे थे। अब इसी दौरान जब वो हिमालय के त्रिशूल मासिव के पास गए तो उन्हें वहां पर एक तरह का कुंड मिला। अच्छा, वो जगह हिमालय के रेंजेस के अंदर आती थी, इस वजह से ऐसे छोटे मोटे तालाबों और कुंडों का होना बहुत ही स्वाभाविक और आम बात थी। मगर जब हरिकिशन जी उस कुंड के पास में गए तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। उन्होंने उस कुंड में और उसके आसपास 300 से 800 लोगों के नर कंकाल बर्फ की चादर में ढके हुए पाए, जो वहां पे कैसे और कब आए थे ये कोई नहीं जानता था। और इस खौफनाक नजारे को देखते ही वो डर के मारे सबसे पहले इस बारे में अपने हायर ऑफिशियल्स को बताने गए, जो उस समय ब्रिटिश रेजिमे था। हरिकिशन जी ने ये बात जब अपने ब्रिटिश सुपीरियर्स को बताई तो पहले किसी ने भी इस पर यकीन नहीं किया, ये सोचकर कि वो अटेंशन सीख कर रहे थे। पर वहां पर पहुंचने के बाद जब सबने अपनी आंखों से चारों तरफ उन हड्डियों को देखा तो खौफ का सन्नाटा छा गया और प्रशासन समझ गया कि बात वाकई में सीरियस है। ब्रिटिशर्स को पता था कि उनकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल पड़ा था, मगर सोचने वाली बात तो ये थी कि इन सवालों के जवाब ढूंढने में वो कामयाब हुए थे या नहीं। साल 1939 से 1945 तक ह्यूमैनिटी ने अपने सबसे बुरे पीरियड्स में से एक फेस किया था, द इनफेमस सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें एक्सिस पावर्स में जहां जर्मनी, जापान और इटली साथ थे, तो वहीं पर उनके खिलाफ अलाइड फोर्सेस में अमेरिका, यूएसएसआर, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस साथ लड़ रहे थे। अब दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन में उस वक्त इंडिया को भी एज ए कॉलोनी इंक्लूड किया जाता था, जहां तक कि भारत से करीब 25 लाख लोगों को विश्व युद्ध में भेजा गया था, जिस वजह से मिलिट्री पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया पूरे अलाइड फोर्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट था। अब इस दौर में ना हर देश जंग जीतने के लिए किसी भी हद से गुजरने को तैयार रहता था। और देखो, यही कारण था कि इनिशियली ब्रिटिश अथॉरिटीज को लगा कि ये लाशें किसी हिडन जापानीज इन्वेजन फोर्स की थी, जो घुसे तो भारत पर हमला करने के लिए होंगे, पर मौसम ने पहले ही उनकी जान ले ली। अब कहीं ये बात सच ना निकल जाए और इंटरनेशनली कोई अफवाह ना फैल जाए, इसके लिए ब्रिटिश रेजिमे ने तुरंत इन्वेस्टिगेटर्स की एक टीम को उनकी आइडेंटिफिकेशन के काम में लगाया और कुछ देर तक इन्वेस्टिगेट करने के बाद रिसर्चर्स इस कंक्लूजन पे आए कि ये नर कंकाल वर्ल्ड वॉर के जापानीज सोल्जर्स के नहीं थे, बल्कि ये कंकाल विश्व युद्ध की शुरुआत से भी कई साल पुराने थे।
इस कंफर्मेशन से ब्रिटिशर्स को थोड़ा रिलीफ तो मिला कि उन्हें किसी इंटरनेशनल स्ट्रगल में इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा, मगर इसने इस केस को लेकर क्यूरियस लोगों से उनका सारा रिलीफ छीन लिया। एज इन स्केलेटन का सालों पुराना होना ढेरों सवाल खड़े कर देता है, जैसे कि ये यहाँ पर आए कैसे थे, इन सब की मौत का कारण क्या रहा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि क्या ये वाकई भगवान शिव के प्रकोप की वजह से हुआ था, जैसा बहुत से डेवोटीज मानने लगे थे। अब देखो, वर्ल्ड वॉर के चक्कर में बात आई और गई, मगर साल 1956 में इस मिस्ट्री में एक नया कैरेक्टर की एंट्री हुई, स्वामी प्रणवानंद। स्वामी लंदन की रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के मेंबर थे, जिन्होंने इस जगह के बारे में ज्यादा जानने की चाह में आने वाले कुछ समय में करीब 3 बार इस जगह को विजिट किया, और उन्होंने भी इन स्केलेटन्स को लेकर एक थियरी दी जो उस समय के हिसाब से बेस्ट सूटेड थी। उन्होंने प्रपोज किया कि ये कंकाल कन्नौज के राजा जसधावल की सेना के थे। दरअसल जब यहाँ पाए गए बोन सैंपल्स को एनालाइज किया गया तो ये पाया गया कि इसमें से बहुत से सैंपल्स करीब 850 AD के थे, और इसी टाइम पीरियड से रिलेटेड जब रेफरेंसेस को ढूंढा गया तो प्रवरानंद को जसधावल से रिलेटेड एक डिटेल मिली। उन्हें पता लगा कि करीब इसी समय राजा जसधावल अपनी प्रेग्नेंट वाइफ, कुछ मेड्स और एक डांस ग्रुप के साथ नंदा देवी मंदिर के दर्शन करने आ रहे थे, जो रूप कुंड के ही पास पड़ता है। राजा देवी माँ के दर्शन करके अपने पुत्र की सफलता की कामना करने आ रहे थे, मगर मंदिर के रास्ते में ही उनकी पूरी क्रू बर्फीले तूफान से टकरा गई और उन सबकी वहीं पर मौत हो गई। ऑल्दो उनकी एग्जैक्ट प्लेस ऑफ डेथ अननोन रही, मगर चूंकि कभी उनके रिमेन्स नहीं मिले, जिस वजह से ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बन गई थी कि हाँ, ये कन्नौज के उसी शासक के टोली के ही अवशेष थे। नाउ दिस एक्सपीडिशन एंड रिसर्च वाज ए ह्यूज सक्सेस फॉर दिस मिशन, मगर तभी टेक्नोलॉजी बदली और इस रिसर्च के परखच्चे उड़ गए, क्योंकि बाद में रिसर्चेस में जो कुछ भी पता चला वैसा कुछ दुनिया में कभी नहीं देखा गया था। 20 अगस्त साल 2019 के दिन इयाडायोन हार्नी, आयुषी नायक, निक पैटरसन और उनकी टीम द्वारा कोलैबोरेटिव एफर्ट में एक स्टडी पब्लिश की गई, जिसमें कुछ शॉकिंग रिजल्ट निकले। रिसर्चर्स ने इस बार करीब 32 इंडिविजुअल बोन से सैंपल्स इकट्ठा करके 38 DNA इकट्ठा किए और फिर उनके पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि वो सारे के सारे कौन से रीजन के थे या कौन से टाइम पीरियड के थे, क्योंकि पुरानी टेक्निक से कोई एरर भी तो हो सकता था। और एग्जैक्टली ऐसा हुआ भी। न्यू रिपोर्ट्स में यह बात साबित हुई कि उन बोन्स का DNA सिर्फ किसी एक ग्रुप से नहीं बिलोंग करता था, बल्कि उन 38 में से 23 DNA जहां साउथ एशियन एंसेस्ट्री से रिलेट कर रहे थे, तो वहीं पर बाकी के 14 ईस्टर्न मेडिटेरेनियन एंसेस्ट्री से आते हुए दिख रहे थे। बाकी बचा एक सैंपल साउथ ईस्ट एशियन एंसेस्ट्री का था। बट दैट इज नॉट ऑल। जब मॉडर्न इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके इन स्केलेटन्स की रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो ये पता चला कि जितने साउथ एशियन थे वो तो करीब 9th सेंचुरी में ही यहाँ पर आए थे, जो बात हमारी राजा जसधावल सिंह की थियरी से मेल भी खा रही है। मगर बाकी सारे अवशेष इस समस्या से काफी बढ़ के थे। करीब 1800 के सदी के आसपास के जो एक बेहद मॉडर्न एरा है और बताता है कि बाकी सैंपल्स के साथ जो भी हुआ वो सब बहुत हालिया समय में हुआ। Now researchers were very close to solving this puzzle. उन्होंने इस पूरी गुत्थी को सॉल्व कर लिया था, सिवाय एक छोटे से पीस के। देखो, हमें स्केलेटन्स की ओरिजिन पता चल गई थी, उनका टाइम पीरियड भी पता चल गया था, उनकी एथनिसिटी भी पता चल गई थी और एक ग्रुप की डेथ का तो रीजन भी मिल गया था। मगर इसी के कॉन्ट्राडिक्शन में जो दूसरा ग्रुप ऑफ सैंपल मिला था उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। ऊपर से एक सैंपल का तो इन दोनों से अलग निकलना ये भी सिग्निफाई कर रहा था कि यहाँ और भी डाइवर्स लोग मरे होंगे। सो नाउ केवल 2 क्वेश्चन बचे थे। पहला कि इन सब की मौत कैसे हुई, और दूसरा कि ये सब स्पेसिफिकली यहीं आके क्यों मरे। अब इनिशियली ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लग रहा था, मगर इसका सोल्यूशन इतना डम है ना कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो आइए आखिर में इस पूरे कहानी के पूरे कंक्लूजन को समझते हैं। देखो, जब हम इस बारे में थोड़ा और पढ़ रहे थे और हर सैंपल की इमेज को देखते हुए कुछ कॉमन नोटिस कर रहे थे, तभी हमें टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल मिला, जिसमें लिखा हुआ था कि उन सभी अवशेषों के सिर फटे हुए थे, जैसा उनके सर पर कुछ ऊपर से गिरा हो, वो भी बड़ी फोर्स के साथ। अब हमें यहाँ पता था कि राजा जसधावल जी की मौत स्नो स्टॉर्म की वजह से हुई, और स्नो स्टॉर्म में ऐसा क्या किसी के सिर के ऊपर लग सकता है जिससे उसका सर फूट सके? यस, यू गेस्ड इट राइट।
खैर जोक्स असाइड, बर्फीले इलाकों में ओलों का गिरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो द मोस्ट एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन इज कि जब ये लोग इन इलाकों से गुजर रहे होंगे तो या तो इनके सर पर ओले गिरने लगे होंगे या फिर तूफान की वजह से पत्थर गिरने लगे होंगे, जिससे इनके सर फूट गए और इनकी वहां पर मृत्यु हो गई। अब चलिए, ये तो हो गया पहले सवाल का जवाब, मगर फिर सवाल ये आता है कि ये सारे कंकाल यहाँ क्यों मिलते हैं? क्या पूरे हिमालय में सिर्फ यही ओले गिरते हैं? तो वेल, इसका जवाब आपको मिलेगा रूपकुंड की लोकेशन में। तो दोस्तों, ये है रूपकुंड की वाइड एंगल इमेज। अब यहाँ एक चीज देखिए, रूपकुंड के आसपास चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना देखें, हर जगह का ग्राउंड लेवल रूपकुंड से ऊंचा ही है। ऊपर से सबकी स्लोप इस तरह से बनी हुई है कि अगर ऊपर से कुछ भी गिरेगा तो वो ग्रेविटी की वजह से इसके सेंटर में ही आकर आएगा। यही कारण होगा कि जब भी आसपास किसी की भी मौत होती होगी तो तूफान की वजह से उसकी बॉडी गिरते हुए नीचे आ जाती होगी। और चूंकि जस्ट नीचे रूपकुंड ही मौजूद है, इसी वजह से सारे स्केलेटन्स इतनी सदियों से यहाँ पर जमा होते गए, जो इंडिविजुअली बहुत बड़ी बात नहीं है, पर इतनी बड़ी क्वांटिटी में पैरों तले जमीन खिसका देने वाला मामला लगता है। और लगता है जैसे इसके पीछे इंसान नहीं बल्कि किसी भगवान का प्रकोप छिपा हो। हालांकि जाते जाते आपके लिए एक सवाल, और वो ये कि रूपकुंड जमीन से कितनी ऊंचाई पर मौजूद है। इसका जवाब आप मुझे नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताना। देखते हैं कि आप में से कितने सारे लोग इंडिया के बारे में भी जानते हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना, तो आपको ये वाली वीडियो भी डेफिनेटली पसंद आएगी, जिसमें हमने बात किया था सहारा के रेगिस्तान में मिले कुछ इस तरह के राउंड सर्कल्स के बारे में। ये सर्कल्स एक दो नहीं बल्कि टोटल 22 सर्कल्स मौजूद है, जो कि सहारा के रेगिस्तान के बीचों बीच मौजूद है। और यहाँ से नजदीकी शहर भी करीब 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर है। तो यहाँ पर सवाल यह है कि आखिर इस तपती रेगिस्तान में, जहाँ पर कोई जान माल कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पर इन सर्कल्स को बनाया किसने और आखिर इनका पर्पस क्या था? बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, यहाँ पर टैप करके इसे देखो, मजा आ जाएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।